नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करते हैं कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम अभी तक 200 सेंटेंसेस को पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। 201वें सेंटेंस से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले मैं जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि हम सेंटेंस में लिखे हुए प्रत्येक वर्ड के फंक्शन पर, उसके फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए और वो दूसरे शब्दों से किस तरह से जुड़ा हुआ है, पूरे सेंटेंस की स्ट्रक्चर को किस तरह से प्रभावित कर रहा है और किस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को यूज किया गया है, फॉलो किया गया है, किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। अगर आपके पास दूसरे एडिशन है, नया वाला या उससे पुराने, तो आप सीक्वेंस को अपने हिसाब से मिला लें। तो ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम प्रत्येक वर्ड के फंक्शन पर फोकस करेंगे। हम एनालाइज करेंगे कि वो वर्ड किस फंक्शन में है, उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए और दूसरे शब्दों को वो किस तरह से प्रभावित कर रहा है, किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को जनरेट किया जा रहा है, किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए। तो ठीक है, हमारे सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। यहां पर फुल स्टॉप होगा जो हमारे टाइपिस्ट जी से छूट गया होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो दिस वर्ड लिखा हुआ है ये डिटर्मिनर भी हो जाएगा और प्रोनाउन भी हो जाता है। उसी तरह के वर्ड है डैट, दीज। चलिए इसको नए वर्ड पे समझा देता हूं आपको डिटेल में। देखिए, दिस और डैट, इधर लिखे मैंने दीज और दोज। ये चारों ही वर्ड डिटर्मिनर भी हो जाते हैं और प्रोनाउन भी हो जाते हैं। डिटर्मिनर भी और प्रोनाउन भी। अब देखिए, जब डिटर्मिनर होंगे तो डिटर्मिनर का क्या काम होता है, डिटरमाइन करना, इसीलिए उनको डिटर्मिनर कहा जाता है। तो डिटर्मिनर आते हैं नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। तो जब ये डिटर्मिनर होंगे तो नाउन के साथ लिखे होंगे। जैसे मैं यहां पर लिख दूं दिस कार या डैट कार इज माइन, चाहे सेंटेंस में ना भी लिखा हो लेकिन होंगे तो ये डिटर्मिनर ही, ठीक है। तो यहां पर ये कार नाउन हो गया और दिस और डैट ये क्या हो गए, नाउन के साथ लिख के आए हैं नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, तो इनको कहा जाना चाहिए डिटर्मिनर। अब ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूं दिस इज माई कार या डैट इज माई कार। अब यहां पर क्या है, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट हो रहे हैं दोनों सेंटेंस में। दिस इज माई कार में दिस क्या है, सब्जेक्ट है। डैट इज माई कार में डैट क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि प्रोनाउन के फंक्शन में, क्योंकि सब्जेक्ट तो कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन तो ये है नहीं, किसी का नेम तो ये है नहीं, प्रोनाउन है। एक्चुअली में दिस, डैट, दीज और दोज यूज किए जाते हैं पॉइंट आउट करने के लिए। दिस कार, डैट कार। अब जो स्पेस या टाइम में क्लोज हो उसके लिए दिस या दीज यूज किया जाता है, और जो स्पेस में या टाइम में दूर हो, डिस्टेंट हो, उसके लिए डैट या दोज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई कार स्पेस में दूर है, मतलब कि 2-4 किलोमीटर या दूर खड़ी है, तो आप क्या कहोगे, डैट कार। लेकिन कोई कार अगर स्पेस में आपके करीब है, बिल्कुल आपके सामने ही खड़ी है, विजिबल है आपको, तो आप क्या कहोगे, दिस कार। तो ये फर्क होता है कि हम कहां पर दिस और डैट को यूज करते हैं। दीज और दोज भी बिल्कुल इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं, बस ये प्लूरल के केस में इस्तेमाल होते हैं। आप दीज कार्स लिख सकते हैं, और अगर सिंगुलर है कार तो आप दिस को यूज करेंगे, चाहे प्रोनाउन के लिए चाहे डिटर्मिनर के लिए। दोनों ही सिचुएशन में सिंगुलर के केस में दिस और डैट यूज हो जाते हैं, प्लूरल के केस में दीज और दोज का इस्तेमाल होता है पॉइंट आउट करने के लिए। इतना फर्क है। दिस और दीज को जो स्पेस और टाइम में क्लोज हो, नियर हो आपके, और डैट और दोज को जो स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में दूर हो। आज के अभी आपके नियर टाइम में अगर कुछ हुआ है तो आप उसको दिस कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत पहले की हो गई है या बहुत बाद में होगी तो आप उसको डैट से रिफर करते हैं। ये डिफरेंस है। वापस आते हैं सेंटेंस पे।
देखिए आपके सामने यही गलती है, आपके सामने लिखा हुआ है एरर्स, जो कि एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल कॉमन नाउन है। अब चूंकि काउंटेबल कॉमन नाउन है तो प्लूरल तो सही बना है, तो एरर्स में तो कोई गलती नहीं है, वो एरर भी हो सकता है, एरर्स भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ जो डिटर्मिनर लगाया है वो सिंगुलर के साथ यूज होने वाला लगा दिया, तो आप इसको करेंगे प्लूरल, दीज एरर्स। अब चूंकि ये जो दीज एरर्स था ये एक नाउन फ्रेज हो गई, नाउन फ्रेज सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में आ सकती है। कॉम्प्लीमेंट तो ये होगा नहीं, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट इसको बनना होता है तो इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी होती, जो कि नहीं लगी है। ऑब्जेक्ट भी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं लगी हुई, फिर तो आप इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करोगे। सब्जेक्ट हो गया आपका प्लूरल, प्लूरल हो गया तो उसके साथ ये जो बी की फॉर्म लगी है आर, ये सही है, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन ये हो रहा है पैसिव कॉम्बिनेशन। पैसिव स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी हुई है, एक्शन डन बाय समबडी एल्स है, और किसके द्वारा किया गया एक्शन, उस डूअर को भी बताया गया है। इस डूअर को रिफर करते हैं जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन से, तब हम बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बाय प्रीपोजिशन लगा के हमने उस डूअर को रिफर किया, बाय फॉरेनर्स। पूरा सेंटेंस सही है, यहां पर आपकी गलती थी, दीज एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स, ये होगा इसमें। ये हो गया आपका 201वां सेंटेंस। 202वें सेंटेंस पर बात कर लेते हैं। ये कुछ गड़बड़ हो गई है, ये अब ठीक है। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन whom I knew। देखिए मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि गलती तो हम ढूंढ ही लेंगे, गलती ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती तो खुद निकल के हमारे सामने आएगी। सेंटेंस की स्ट्रक्चर को यानी कि उसके सिंटैक्स को जरा एनालाइज कीजिए, वर्ड किस फंक्शन में है और किस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक माला होती है ना, उस माला में मोतियों को पिरोया जाता है। माला में तो सारे मोती एक जैसे होते हैं, कोई सा भी कहीं भी डाल दो एक ही जैसी माला बनेगी। लेकिन सेंटेंस भी एक उसी माला की तरह है जिसमें अलग अलग प्रकार के शब्दों को यानी कि मोतियों को पिरोया गया है, और इनको पिरोने का, इनको उस माला में डालने का एक ऑर्डर है, एक लॉजिकल ऑर्डर है। उस लॉजिकल ऑर्डर को पकड़ना है हमें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन लगी हुई है, आज थोड़ी तबीयत खराब है, प्लीज ध्यान दीजिए। ऑन प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अब ये जो ऑन प्रीपोजिशन है ओकेजन्स को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। ओकेजन्स या डेट, कोई स्पेशल डेट हो या कोई स्पेशल डे हो, यहां पर लिख देता हूं मैं, स्पेशल डे को रिफर करने के लिए या ओकेजन्स को रिफर करने के लिए ये लगाया जाता है। यानी कि इसके बाद प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये कोई डेट हो सकती है, स्पेशल डे हो सकता है, ओकेजन्स भी हो सकता है। इस रेफरेंस में हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं। यानी कि जो एंटरिंग यहां पर लगा है ये क्या है, देखो एंटरिंग लगा क्या है, एंटर प्लस ING, यानी कि वर्ब की ING फॉर्म लगी है। अब चूंकि ऑन प्रीपोजिशन है तो इस प्रीपोजिशन के बाद तो इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इट मीन्स ये जो वर्ब की ING फॉर्म लगी है ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, प्रोनाउन का यहां पे स्कोप नहीं, नाउन ही होगा। अब अगर ये नाउन है तो ये क्या है, फिर जिरंड लगा हुआ है। वर्ब की ING फॉर्म अगर ऑब्जेक्ट बन रही है या सब्जेक्ट बन रही है किसी सेंटेंस में, इट मींस वर्ब की ING फॉर्म नाउन हो रही है, तो वर्ब की ING फॉर्म को आप क्या कंसीडर करेंगे, जिरंड कंसीडर करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो एंटरिंग है, ये जो एक्टिविटी है जिसको हम, जिस वर्ब की ING फॉर्म को हमने जिरंड बनाया हुआ है वो बेसिकली तो एक एक्टिविटी को ही रिफर कर रहा है। अब ये जो एक्टिविटी है इसको हम एक ओकेजन के रूप में देख रहे हैं। ये जो एक्टिविटी जब हुई इसको हम एक ओकेजन की तरह रिफर कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या लगाया है, ऑन प्रीपोजिशन लगाया है। अब देखिए ये वर्ब की ING फॉर्म है, जिरंड बन तो गई, नाउन बन तो गई, लेकिन क्या कहा जाता है इन्हें, जिरंड को इन्हें कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। चूंकि वर्ब होती है ये बेसिक रूप से नाउन के फंक्शन में ये आ गई, लेकिन बेसिक रूप से अभी भी ये वर्ब है। तो वर्ब है तो वर्ब का एट्रीब्यूट ये कैरी करके चलेगी, इसमें उस वर्ब के एट्रीब्यूट को हमें देखना पड़ेगा। अब जब ये वर्ब है तो कैसे नेचर की वर्ब है, एक तो ये एक्शन नेचर की वर्ब है, और ऊपर से एक्शन में भी ये ट्रांजिटिव एक्शन है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव एक्शन से मेरा मतलब है कि ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। जैसे मैं यहां पर लिखूं सी
एंटर्ड द रूम। एंटर्ड क्या है? एक्शन नेचर की वर्ब है और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो मतलब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी द रूम। इन द रूम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इन प्रीपोजिशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इन प्रीपोजिशन लगा के, एंटर के साथ इन प्रीपोजिशन लगा के एरर आती है आपके एग्जाम्स में, मैंने कई बार देखा है। तो एंटर के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा जिस भी बिल्डिंग में आपने एंटर किया हो। ये इन ट्रांजिटिव नहीं बल्कि ट्रांजिटिव है, तो इसके साथ प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए एंटरिंग एक जिरेंट तो है लेकिन वर्ब के एट्रीब्यूट को कैरी करके चल रही है, तो हम क्या कह रहे हैं, वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहां लिखा है ऑब्जेक्ट? ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एंटरिंग के सीधे बाद क्या लिखा हुआ है? ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, और ये इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। एक नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी हुई है, और ये क्या हो रहा था? इस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट हो रहा था एंटरिंग, यानी कि जिरेंट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट ये नाउन फ्रेज है द क्राउडिंग रूम। अब इस पे जरा बात करेंगे, इसको जरा हमने एनालाइज किया तो हमने क्या देखा कि रूम एक नाउन है, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज लिखी हुई है, ये एक नाउन है, और ये क्या लिखी हुई है? ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, और ये क्या लिखा हुआ है? ये आर्टिकल लिखा हुआ है। अब ये आर्टिकल तो डिटर्मिनर हो गया इस रूम के लिए, नाउन के लिए, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां क्या कर रही है? देखिए पूरी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की आईएनजी फॉर्म 3 जगह इस्तेमाल होती है, 1 2 3। पहली जगह जब वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लिखी होती है, और हेल्पिंग वर्ब कोई भी क्या होगी? बी की फॉर्म होगी। और वो सिनेरियो कब होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 6 टेंसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है, और उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगी होती है बी की कोई भी फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, कुछ भी लगा रहेगा। एक सिनेरियो तो ये हो गया। क्या वो सिनेरियो यहां है? नहीं है, तो ये संभावना खत्म कर दो। दूसरा सिनेरियो है कि ये जिरेंड हो जाती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरेंड हो जाती है, और जिरेंड नाउन के फंक्शन में होते हैं, और नाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बन सकता है, या ऑब्जेक्ट बन सकता है, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट तो ये हो नहीं रहा है, क्राउडिंग किसी का ऑब्जेक्ट थोड़ी है भाई। क्राउडिंग को ऑब्जेक्ट मानने के लिए उससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी होनी चाहिए थी, उससे पहले तो आर्टिकल लिखा है, एक ट्रांजिटिव वर्ब लगी है एंटरिंग, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट क्राउडिंग नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट तो द क्राउडिंग रूम है, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है। तो ऑब्जेक्ट ये हो नहीं रहा। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले लिंकिंग वर्ब होती, वो भी नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट ये नहीं हो रहा। सब्जेक्ट ये हो नहीं रहा, अगर सब्जेक्ट होता तो इसके बाद नाउन थोड़ी लिखा होता, इसके बाद तो वर्ब लिखी होती, कोई मेन वर्ब जिसका ये सब्जेक्ट हो रहा होता, कोई प्रेडिकेट लिखा होता। तो सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो दूसरी संभावना भी खत्म कर दो, यानी कि ये जिरेंड भी नहीं है। फिर ये क्या लिखा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हुआ है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो जाती है जब वो किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रही हो। वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस रूम के लिए, इस नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा, जैसे मैं यहां पर लिख दूं लाफिंग बुद्धा। बुद्धा क्या हो गया? नाउन हो गया। लाफिंग क्या हो गया? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और ये लाफिंग लगा किस लिए है? बुद्धा के बारे में बताने के लिए, बुद्धा को मॉडिफाई करने के लिए। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन को मॉडिफाई कर रही है, कोई भी वर्ड जब किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन मॉडिफायर बन जाता है, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का फंक्शन यही है, एडजेक्टिव का बेसिक फंक्शन यही है कि वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं। तो क्राउडिंग क्या लगा है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या लगा है यहां पर लगा है एक एडजेक्टिव के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, और एडजेक्टिव हो रहा है रूम का। इतनी बात तो सही हो गई, इतना तो हमने तय कर लिया है कि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल हो रही है। लेकिन क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां जस्टिफाइबल है? हम जिस मीनिंग को कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या उस मीनिंग को कन्वे यहां पर किया जा रहा है? देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को यहां पर जस्टिफाइबल है या नहीं, ये तय करने से पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताना चाहूंगा।
हो सकता है आप जानते हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब किसी नाउन को मॉडिफाई करता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, किस तरह के एस्पेक्ट्स हम उसमें देख सकते हैं, किस तरह का उसका एट्रीब्यूट होता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब देखिए नाउन हो गया और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है, इसी को हम कह रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो नाउन ही इस काम को कर रहा होता है, यानी कि स्टोरी इंटरेस्ट पैदा कर रही है। जैसे मैंने यहां पर लिखा एक वर्ड, एक फ्रेज मैंने यहां पर लिखी अमेजिंग स्पाइडरमैन। ये मूवी आपने देखी होगी। स्पाइडरमैन नाउन हो गया, अमेज एक वर्ब है, आश्चर्यचकित करना किसी को प्लीजेंट वे में, टू सरप्राइज समवन प्लीजेंटली, ये अमेज का मीनिंग होता है। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन यानी कि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल बनकर आई है नाउन के लिए। तो ये जो स्पाइडरमैन है यही तो अमेज कर रहा है, स्टोरी तो इंटरेस्ट कर रही है, स्टोरी तो लोगों में इंटरेस्ट पैदा कर रही है। यहां पर कौन, क्या स्पाइडरमैन ही तो लोगों को अमेज कर रहा है। मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव बन के आता है, इस एक्टिविटी को, इस वर्ब में जो एक्टिविटी है उसको वो नाउन ही कर रहा होता है। स्पाइडरमैन अमेज कर रहा है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं मैंने यहां पर लिख दिया क्राइंग गर्ल। गर्ल क्या हुआ, नाउन, और क्राइंग गर्ल का मतलब क्या है। देखिए क्राइंग गर्ल का मतलब क्या है, द गर्ल इज क्राइंग। क्राइंग गर्ल का मतलब क्या है, द गर्ल इज क्राइंग। इंटरेस्टिंग स्टोरी का मतलब क्या है, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। अमेजिंग स्पाइडरमैन का मतलब क्या है, द स्पाइडरमैन इज अमेजिंग। तो अब अगर आप इस क्लोज में देखेंगे या इस सेंटेंस में देखेंगे तो गर्ल ही तो क्राई वाली एक्टिविटी कर रही है। मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए आता है वो नाउन ही इसका डूअर होता है, करने वाला होता है। इतनी बात समझिए आप। इतनी बात समझ गए हो तो जरा वापस सेंटेंस पर लगा कर देखो। द क्राउडिंग रूम आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। द क्राउडिंग रूम आपके लिए लिखा हुआ है, रूम नाउन है और ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो रही है। क्या रूम क्राउड कर रहा है किसी को। क्राउड का अगर मैं मीनिंग बताने की आपको कोशिश करूं तो क्राउड वर्ब भी हो जाता है और नाउन भी। जब नाउन होता है तो क्राउड का मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ सिंगल प्लेस। किसी सिंगल प्लेस पे अगर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आ जाए, बहुत सारे लोग अगर किसी सिंगल प्लेस पे आ जाए तो आप उसे क्राउड कह सकते हैं। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू फिल अ सिंगल प्लेस। किसी सिंगल प्लेस पे बहुत सारे लोगों का आना क्राउड करना होता है ना। तो उसी लगभग उसी मीनिंग में नाउन है, उसी मीनिंग में वर्ब है, फंक्शन चेंज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनाकर रूम के लिए लगा रहे हैं तो रूम इसका क्राउड का डूअर है। क्या रूम ने क्राउड किया है किसी को। क्या रूम ने किसी को क्राउड किया है, नहीं, रूम को क्राउड किया गया है। जब रूम को क्राउड किया गया है तब हमें यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा। और यही डिफरेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में। यहीं पर आइए जरा, यहां पर क्या लिखा था आपने, इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब स्टोरी इंटरेस्ट कर रही है, स्टोरी इंटरेस्ट पैदा कर रही है लोगों में। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं इंटरेस्टेड पर्सन, इसका मतलब क्या है, किसी पर्सन को इंटरेस्टेड किया गया है, इंटरेस्ट किया गया है। अगर मैं यहां पर लिख दूं अमेज्ड ऑडियंस तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या आपको, ऑडियंस को अमेज किया गया है। इसी तरह से देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा
बर्निंग क्लॉथ। अब ये नाउन हो गया, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी हमने इसके लिए। क्लॉथ बर्न कर रहा है, क्लॉथ ही इसका डूअर है, लेकिन मैंने यहां पर लिखा बर्न्ट फ्यूल, यानी कि फ्यूल को बर्न किया गया है। ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को मैं यहां पर लिख रहा हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बनाकर, मतलब एडजेक्टिव बनाकर। ये बर्न क्या है, फ्यूल नाउन है, तो बर्न क्या है, उसके लिए एडजेक्टिव बनकर आया है। तो मैं जो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बनाकर यूज कर रहा हूं इस नाउन के लिए, ये पैसिव मीनिंग कन्वे करता है। एक चीज और सुन लीजिए आप, पैसिव मीनिंग कन्वे करता है। बर्न्ट फ्यूल का मतलब क्या है, द फ्यूल इज बर्न्ट। देखिए आ गया पैसिव मीनिंग, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि फ्यूल को बर्न किया गया है किसी और के द्वारा। यहां पर आप क्या लिखेंगे, द क्लॉथ इज बर्निंग, मतलब क्लॉथ बर्न कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव मीनिंग कन्वे करता है। एक्टिव मीनिंग कन्वे करने का मतलब होता है कि सब्जेक्ट ही डूअर है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन के लिए इस्तेमाल हो रही है वो नाउन ही उस एक्टिविटी का डूअर है। पैसिव मीनिंग कन्वे करने का क्या मतलब होता है कि एक्शन किसी और के द्वारा किया गया है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए इस्तेमाल हो रही है उस नाउन ने ये काम नहीं किया, किसी और के द्वारा किया गया है। मतलब फ्यूल सब्जेक्ट तो है लेकिन डूअर नहीं है, डूअर कोई समबडी एल्स है। सभी जगह आप देखोगे यहां पर, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ब्रोकन चेयर, क्या मतलब है इसका, चेयर नाउन हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों इस्तेमाल हो रही है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। नाउन मॉडिफायर हो रही है, मतलब क्या है, एडजेक्टिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव पर काम करती है क्या कहते हो आप उसे, पास्ट पार्टिसिपल। और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि चेयर को ब्रेक किया गया है। भाई ब्रोकन चेयर का मतलब क्या है, द चेयर इज ब्रोकन बाय समबडी एल्स। बाय समबडी एल्स ये मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, मीनिंग तो यही है एक्चुअली में। द चेयर इज ब्रोकन मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव मीनिंग कन्वे कर रही है वो, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होती है वो नाउन उसका डूअर नहीं होता, डूअर कोई समबडी एल्स होता है। ठीक है, चेयर को ब्रेक किया गया है, चेयर ने किसी को ब्रेक नहीं किया। आप ऐसे नहीं लिख सकते थे, ब्रेकिंग चेयर नहीं लिख सकते थे, मीनिंग अपसर्ड हो जाएगा, बिल्कुल अपसर्ड मीनिंग हो जाएगा। तो इतनी बात समझिए आप। यहां पर देखिए क्या है, आपके सामने इसी तरह की सिचुएशन है। रूम ने किसी को क्राउड नहीं किया, रूम को क्राउड किया गया है किसी और के द्वारा। एक्शन डन बाय समबडी एल्स होना चाहिए, तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं पास्ट पार्टिसिपल लगाना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल लगाना चाहिए। ये आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। अब आगे देख लेते हैं। देखिए ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम, आई सब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंसेस को स्टार्ट किया जा सकता है, हालांकि जो सिंटेक्स हो जाता है, जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो थोड़ा आर्टिस्टिक या पोएटिक मैनर की तरफ चला जाता है। बहुत ज़्यादा फॉर्मल ये नहीं माना जाता, बट एक्सेप्टेबल है। ये कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है। आपने प्रीपोजिशन यूज की, प्रीपोजिशन के बाद आपने उसका ऑब्जेक्ट लगाया जो कि जिरेंट था, और वो जो ऑब्जेक्ट था, जो नाउन जो जिरेंट बन रहा था वो एक एक्टिविटी थी। आपने उस एक्टिविटी को एक ओकेजन की तरह रिफर किया। चूंकि वो जिरेंट एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी अपने आप में, तो उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, द क्राउडेड रूम। क्राउडिंग आप लगा ना सके क्योंकि वो क्राउडिंग जिस नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा था उसने वो एक्टिविटी नहीं की, वो उसका डूअर नहीं है, डूअर कोई और है। तो आपको उस पैसिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए क्राउडेड लगाना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा। रूम को क्राउड किया गया है, रूम को फिल किया गया है। ठीक है,
फिल किया गया है रूम को, रूम ने किसी को फिल नहीं किया। यही तो वर्ब, यही तो क्राउड वर्ब का मीनिंग था। इतनी बात हो गई तो अब आगे आइए। आई सब्जेक्ट हो गया, कुड लग गया मोडाल, ठीक है। पॉसिबिलिटी लीस्ट पॉसिबिलिटी बताने के लिए, लीस्ट पॉसिबिलिटी बताने के लिए ये यूज हो जाता है। एबिलिटी बताने के लिए भी ये यूज हो जाता है, ठीक है। आई कुड नॉट सी वन पर्सन, कुड नॉट सी, नॉट एडवर्ब लग गया, सी हो गई मेन वर्ब और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है सी। देखिए जैसे आपके सामने मेन वर्ब आती है तो आप क्या देखेंगे कि लिंकिंग नेचर की है या एक्शन नेचर की है। तो लिंकिंग तो ये है नहीं, एक्शन नेचर की वर्ब है। एक्शन नेचर की वर्ब है तो अब आप देखेंगे कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव होगी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, इसीलिए उनको इनट्रांजिटिव कहा जाता है। पिछले सेशन में हम काफ़ी इस पर बात कर चुके हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्योंकि इन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता होती है और वही नाउन प्रोनाउन इनट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये तो एक्शन नेचर की वर्ब है, सी तो एक एक्टिविटी हुई और उसमें भी ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। ट्रांजिटिव यहाँ पर ट्रांजिटिव फंक्शन में यूज हो रही है क्योंकि आगे लिखा हुआ है पर्सन और वन हो गया इसके लिए डिटर्मिनर और ये होगी पूरी की पूरी नाउन फ्रेज जो इस सी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कंसीडर की जा सकती है। इतनी बात हो गई यहां पर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हुम। ये जो हुम है ये एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन में भी ये दो तरह के हो सकता है। एक तो इंटेरोगेटिव सेंस में यूज हो सकता है, एक ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो सकता है। इंटेरोगेटिव सेंस में ये यूज हो सकता है इंटेरोगेट करने के लिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकता हूं होम आर यू अब्यूजिंग, ये लिखा मैंने सेंटेंस। या चलो यहां पर कुछ और लिख लो, टॉकिंग टू लिख दिया मैंने। तो ये तो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। हाँ कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट होने के लिए कोई लिंकिंग वर्ब तो होनी चाहिए इससे पहले या कहीं सेंटेंस में। कहीं कोई सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब है ही नहीं। आर तो हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट हो गया, ये है मेन वर्ब, ये तो एक्शन नेचर की वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब लिखी हुई है, तो कॉम्प्लीमेंट तो ये है नहीं। अब सब्जेक्ट तो यू आ गया, अब ये टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इस प्रीपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट तो ये आ गया, सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट ही है फिर ये उस प्रीपोजिशन का। तो इंटेरोगेटिव सेंस में है और ऑब्जेक्ट के फंक्शन में है और प्रोनाउन है। लेकिन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई डोंट नो द पर्सन whom you are talking to। अब देखिए होम इंटेरोगेशन में तो है नहीं। हाँ इंटेरोगेशन मीनिंग, इंटेरोगेशन का सेंस आ जाएगा क्योंकि होम का मीनिंग ही ऐसा है। होम का जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग, वो इंटेरोगेटरी ही है, तो इंटेरोगेशन का सेंस आ जाएगा। लेकिन यहां पर अब आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि अपने एंटीसीडेंट द पर्सन के लिए यूज हुआ है और चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज का। यहां पर क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो रहा है किसका, इस टू प्रीपोजिशन का। यू सब्जेक्ट हो गया, आर हो गई हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग हो गई मेन वर्ब, टू प्रीपोजिशन लगा हुआ था क्योंकि आपकी मेन वर्ब इंट्रांजिटिव नेचर की थी, तो टू प्रीपोजिशन लगा हुआ था। इस प्रीपोजिशन के बाद चाहिए इसको ऑब्जेक्ट, तो कहां है इसका ऑब्जेक्ट, ये रिलेटिव प्रोनाउन बना हुआ है। तो होम इन दो तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। यहां पर ये किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, देखिए वन पर्सन, इससे पहले एंटीसीडेंट लगा हुआ है और इस एंटीसीडेंट के मीनिंग को सबऑर्डिनेट क्लोज में रिलेट करने के लिए ही हम रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन हु लिखा जाएगा या होम लिखा जाएगा, ये डिपेंड करता है कि हमें सबऑर्डिनेट क्लोज में सब्जेक्ट चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहां पर तो आई सब्जेक्ट लगा हुआ है ये जो न्यू है ये मेन वर्ब है,
सब्जेक्ट और मेन वर्ब लगा हुआ है, लेकिन मेन वर्ब हमारी ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है, तो ट्रांजिटिव नेचर को ऑब्जेक्ट चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में वन पर्सन था। आई न्यू द पर्सन, आई न्यू वन पर्सन, लेकिन वन पर्सन तो सी का ऑब्जेक्ट हो गया, उसे हम न्यू का ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिखा। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन को न्यू ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया, और चूंकि होम रिलेटिव प्रोनाउन लिखा गया है अपने एंटीसीडेंट के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वन पर्सन का मीनिंग ही न्यू ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन की तरह भी काम कर जाते हैं, तो हमें किसी दूसरे कंजंक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये गलती थी, ये हो गया आपका सेंटेंस, जो कि आगे पूरा सही है। 203 क्या लिखा हुआ है? सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता। देखिए ये तो है नाउन, मैं पहले से बताते हुए आया हूं कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी अगर नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ है तो नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में पूरी इंग्लिश ग्रामर में या तो सब्जेक्ट के फंक्शन में हो सकते हैं, या ऑब्जेक्ट के, या कॉम्प्लीमेंट के। तो इसके ऊपर सबसे पहले लिखो कि ये सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी होनी चाहिए थी, लगी है क्या? नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट तो ये है नहीं। ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी होनी चाहिए थी, ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन इससे पहले कोई लगी है क्या? नहीं, तो ऑब्जेक्ट भी ये नहीं है। फिर तो अब इस नाउन को सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर लगी है बी की फॉर्म। अब ये जो बी है ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब के साथ लिखी होगी, लिखी तो है मेन वर्ब, फिर यहां पर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब ही तो है, इट मींस इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये जो मेन वर्ब लगी है, अब इस पर बात कर लेते हैं। या तो ये लिंकिंग वर्ब हो सकती है, या फिर ये एक्शन नेचर की वर्ब हो सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ब है गेट, ये लिंकिंग वर्ब भी हो जाती है और ये एक्शन नेचर की वर्ब भी हो जाती है। टू गेट का मतलब टू अचीव या टू अटेन समथिंग। जैसे मैं लिख दूं यहां पर आफ्टर हार्ड प्रैक्टिस सी गॉट अ जॉब। तो यहां पर क्या है? ये ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन ही तो हुआ, इसको एक्शन ही तो कंसीडर करोगे, और चूंकि ट्रांजिटिव नेचर का है तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसका ऑब्जेक्ट। यहां पर टू अचीव या टू अटेन समथिंग आफ्टर हार्ड प्रैक्टिस। ठीक है, सी गॉट अ जॉब। अब यहां पर मैंने क्या लिखा? आफ्टर हार्ड प्रैक्टिस सी गॉट सक्सेसफुल। अब ये जो सक्सेसफुल है, ये कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या थिंग तो है नहीं जिसको वो अचीव कर लेगी या अटेन कर लेगी। अब ये लिखा हुआ क्या है? ये तो एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो इसका ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। अब ये यहाँ पर किस मीनिंग में यूज हो रही है? अब ये लिंकिंग वर्ब के मीनिंग में यूज हो रही है। लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब भी होती हैं, और अगर पता ना चले कि कहां पर कोई वर्ब लिंकिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो बी की कोई भी फॉर्म लगा के देख लिया करो। यहां पर पास्ट का सिनेरियो था तो यहां पर वाज लगा के देख लिया, सी वाज सक्सेसफुल। सॉरी, सी वाज सक्सेसफुल। सी गॉट सक्सेसफुल में गॉट की जगह हमने वाज लगा कर देखा, तो गॉट की जगह वाज लगा सके हम, या वाज ने गॉट को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वाज हमारी एक लिंकिंग वर्ब है, बी सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है। वाज गॉट को इसलिए रिप्लेस कर पाई क्योंकि वाज खुद एक लिंकिंग वर्ब है। चूंकि स्ट्रक्चर में यहां ऑलरेडी एक लिंकिंग वर्ब लगी हुई थी, तो उसको सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब रिप्लेस कर पाई। लेकिन यहां पर वाज लगा के देखना जरा, सी वाज ए जॉब, बिल्कुल मीनिंग अपसर्ड हो गया, बिल्कुल मीनिंगलेस हो गया सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एक्शन वर्ब लगी हुई थी, आपने उसको लिंकिंग वर्ब से रिप्लेस करके देखा तो लिंकिंग वर्ब तो उस स्ट्रक्चर में मीनिंगफुल रही नहीं। यहां पर वाज लिंकिंग वर्ब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मीनिंगफुल रही, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी जो गॉट था वो लिंकिंग वर्ब के फंक्शन में ही था, तो उसको दूसरी लिंकिंग वर्ब, सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब रिप्लेस भी कर पाई।
तो ऐसे इस तरह से अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा सी वॉज सक्सेसफुल सही हो जाएगा। तो सी गॉट क्या है, लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है, यानी कि लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब ही होती है। सक्सेसफुल क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है। वापस आते हैं जरा सेंटेंस पर, क्या लिखा हुआ है आपके सामने, सुंदर इज गेटिंग मैरिड। तो मैरिड क्या लगा हुआ है, मैरिड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अभी देखिए जो गेट है इसको मैं एक्शन वर्ब तो मान नहीं सकता, क्योंकि मैरिड कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं जो उसने अचीव कर लिया या अटेन कर लिया, एक्शन वर्ब तो है नहीं ये। फिर क्या है, गेट यहां पर लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है, और चूंकि लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है उसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। देखिए नाउन प्रोनाउन तो कॉम्प्लीमेंट बन ही सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है लिंकिंग वर्ब के बाद, जैसे मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, सी इज ब्यूटीफुल, या मैंने लिखा सी इज अ टीचर। तो टीचर क्या है, नाउन, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। अब देखिए जो कॉम्प्लीमेंट यहां पर लगाया जाता है लिंकिंग वर्ब के बाद, बी सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है हमारे पास, ये बी की फॉर्म ही तो लगी हुई है इज। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है ब्यूटीफुल या टीचर, जो मैंने इन दो सेंटेंस में लगाया है, ये कॉम्प्लीमेंट इस सब्जेक्ट के लिए लगाया जाता है, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है पूरक, जो पूरा करता हो, किसके मीनिंग को पूरा करता हो, क्या पूरा करता हो, जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता हो। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी में मतलब है पूरक, यानी कि पूरक का मतलब पूरा करता हो, क्या पूरा करता हो, मीनिंग को पूरा करता हो, किसके मीनिंग को पूरा करता हो, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता हो। तो यहां पर ये जो कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है इस सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, सेंस को कन्वे करने के लिए, इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाया जाता है। और यहां पर ये जो सब्जेक्ट होगा वो निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, तो यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट लगेगा वो नाउन प्रोनाउन के लिए ही लगेगा। तो नाउन दूसरे नाउन के लिए आ सकता है, क्योंकि प्रोनाउन भी नाउन के लिए यूज हो सकते हैं, तो प्रोनाउन भी कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। एडजेक्टिव तो खुद नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाए जाते हैं, तो वो भी इसके कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। और कोई पार्ट ऑफ स्पीच कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाती है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कॉम्प्लीमेंट बन जाती हैं, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर देती हैं, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट भी बन पाती है। इस पर भी बात करेंगे कोई सेंटेंस आएगा तो कहने का मतलब है कि लिंकिंग वर्ब लग गई, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है यहां पर, ये देखिए नाउन प्रोनाउन तो है नहीं, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर सकती है। जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं एजुकेटेड लेडी, यहां पर देख लीजिए, जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं एजुकेटेड वुमन, वुमन हो गया नाउन, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेटेड। तो एजुकेटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। क्यों लगी हुई है, ये लगी हुई है इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। नाउन मॉडिफायर हो रही है, मतलब एडजेक्टिव, मतलब क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, इन्हें कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आ जाती है, एडजेक्टिव बन जाती है, तो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। अब एजुकेटेड वुमेन का मतलब क्या है, द वुमेन इज एजुकेटेड, यही तो है इसका मतलब। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं मैरिड वुमेन, मैरिड वुमन, वुमन हो गया नाउन, और मैरिड मैरी से बना है। ये देखिए मैरी के बारे में अभी मैं बता दूंगा आपको। मैरिड वुमन ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव हो रही है, किसके लिए, वुमन के लिए। वुमन नाउन हो गया, मैरिड उसको मॉडिफाई करने के लिए आ गई। ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई। मैरिड, व्हाट काइंड ऑफ वुमन, मैरिड वुमन, व्हाट काइंड ऑफ वुमन, एजुकेटेड वुमन। ठीक है, किस प्रकार की वुमन, मैरिड वुमन। वुमन बहुत सारी है, लेकिन हम कौन सी वाली की बात कर रहे हैं, जो मैरिड है, मैरिड वुमन की। तो ये क्या है, एडजेक्टिव हो रहा है इस नाउन के लिए। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव हो रही है तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो गई। इतनी बात तो यहां पर हो गई। वापस आते हैं सेंटेंस पर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी मैरिड पर और बात करेंगे, फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर ये लिंकिंग वर्ब लग रही है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कंसीडर करोगे, अब आप इसको एडजेक्टिव कंसीडर करोगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल कंसीडर करना पड़ेगा। ये क्या लगा हुआ है आपके पास सामने, पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है, सुंदर इज गेटिंग
मैरिड। अब आगे की स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे पहले मैरी के बारे में, मैरी वर्ब किस तरह से इस्तेमाल होती है, मैरी के साथ क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इस पर जरा थोड़ी सी देर बात कर लेते हैं। देखिए मैरी का मीनिंग तो आपको पता ही है, ये ऐसी वर्ब है, ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, एक्शन नेचर की वर्ब है, एक एक्टिविटी है, ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी। जैसे मैं लिख सकता हूं, आपने सेंटेंस सुना होगा, विल यू मैरी मी। तो मैरी क्या है यहां पर, विल यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो रहा है, यू सब्जेक्ट, मैरी एक्शन नेचर की वर्ब है और उसमें भी ट्रांजिटिव हो रही है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है मी। तो मैरी यहां पर ट्रांजिटिवली यूज हो रही है। लेकिन मैं एक सेंटेंस ऐसे भी लिख सकता हूं, सी डजंट वॉन्ट टू मैरी। अब मैरी यहां इंट्रांजिटिवली यूज हो गई बिना किसी ऑब्जेक्ट के, तो ट्रांजिटिव भी हो जाती है। इंट्रांजिटिव का हालांकि इसका यूज कम है, बट मैंने सेंटेंसेस में इसको इंट्रांजिटिवली यूज होते हुए भी देखा है। सी डजंट वांट टू मैरी, यहां पर ये ट्रांजिटिव हो गई और यहां पर ये इंट्रांजिटिव है। ये तो हो गई मैरी जब वर्ब की तरह इस्तेमाल हो। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, सी इज मैरिड, ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखा हुआ है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ दो सिनेरियो संभव है, या तो आप ये कहो कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है, या फिर आप ये कहो कि ये जो बी है ये लिंकिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैरिड एडजेक्टिव हो रही है। कौन सा वाला सिनेरियो सही मानोगे यहां पर, सी इज मैरिड में? यहां पर दोनों ही माने जा सकते हैं, दोनों ही सही कहे जा सकते हैं। हो सकता है कि ये एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो रहा हो, एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो सकता है, तो पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर की जा सकती है। और आप ये भी कह सकते हो कि लिंकिंग वर्ब है और सर ये एडजेक्टिव है, हम उसकी स्टेट बता रहे हैं। ये जो एडजेक्टिव है ये क्या बताते हैं, स्टेट या कंडीशन ही तो बताते हैं कि वो मैरिड स्टेट में है। हम सी के साथ लिंकिंग वर्ब लगा रहे हैं, फिर हमने एडजेक्टिव लगाया। बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे आपने लिख दिया सी इज हैप्पी, सी इज डिसअपॉइंटेड, ठीक है, सी इज एंग्री। ये तीनों क्या लगा रखे हैं आपने, एडजेक्टिव तो लगा रखे हैं। क्यों लगा रखे हैं एडजेक्टिव, क्योंकि आप सी की मेंटल स्टेट या मेंटल कंडीशन बताना चाह रहे थे, तो आपने एडजेक्टिव लगाया, लिंकिंग वर्ब से लिंक कर दिया उन्हें उसकी मेंटल स्टेट या कंडीशन बताने के लिए। ऐसे अब उसकी मैरिटल स्टेट बता रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये एडजेक्टिव है, स्टेट या कंडीशन बताने के लिए लगाया गया है शी की, उसका मैरिटल स्टेटस बताने के लिए, तो यहां पर इसको एडजेक्टिव कंसीडर किया जा सकता है। और अगर आप ये कह सकते हो कि सर एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो गया, किसी ने इसकी शादी करवाई होगी, कोई पंडित या कोई ज्योतिषी होगा, वो बाय प्रीपोजिशन से हमने लिखा नहीं, सम्मन होगा या कोई अननोन पर्सन होगा, तब इसको एक्शन डन बाय समबडी एल्स भी कहा जा सकता है। इसको पैसिव इसलिए कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो है ट्रांजिटिव हो जाती है। जब ट्रांजिटिव हो सकती है तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सॉरी, लेकिन अगर हमें यह बताना है कि वो जो मैरिड स्टेट में है वो यहां पर किसके साथ है, तो आप क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे या टू लगाएंगे। वो इस स्टेट में इस कंडीशन में है तो वो किस पर्सन के साथ है। देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, सी इज मैरिड टू हर टीचर। एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, सी इज मैरिड विद हर टीचर, सी इज मैरिड विद अ सन।
देखिए मैरिड को जब आप एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं लिंकिंग वर्ब लगाकर, तो टू प्रीपोजिशन आप उसके साथ लगाते हैं उस पर्सन को रिफर करने के लिए जिसके साथ वो उस स्टेट में है। टू प्रीपोजिशन लगाई जाती है और इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया हर टीचर, यानी कि सी इज मैरिड टू हर टीचर का मतलब है इधर शी हो गई और इधर उसका टीचर हो गया और इन दोनों ने शादी कर ली, ये इसका मतलब हुआ। लेकिन अगर आप विद लगा रहे हैं तो विद का मतलब क्या है, हैविंग। ये तो बिल्कुल अपसाइड मीनिंग हो गया। मैरिड के साथ विद नहीं लगाया जाता जब उस पर्सन को रिफर कर रहे हैं जिसके साथ शादी हुई, बिल्कुल ही अपसाइड मीनिंग है, ये गलत हो गया। लेकिन ये सेंटेंस अगर आपके सामने लिखा हो सी इज मैरिड विद अ सन, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखो इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, भाई ये आपने लिंकिंग वर्ब लगा दी और ये लगा दिया आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, उसकी स्टेट बताने के लिए पास्ट पार्टिसिपल, और विद का मतलब हो गया हैविंग अ सन, यानी कि वो इस स्टेट में है और उसका एक बेटा भी है। ये हुई शी और शी का एक बेटा है अ सन, सी हैज ए सन और वो मैरिड स्टेट में है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सी इज मैरिड विद मनी। अब बात वही है, अब ऐसा नहीं है कि उसने पैसे के साथ शादी कर ली, ऐसा नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि हम सी की मैरिड स्टेट बता रहे हैं और उसके पास पैसा भी है, हैविंग मनी, ठीक है। तो अगर मैरिड के साथ आपको कहीं पर विद लगा हुआ मिल जाता है तो उसका यही मीनिंग होगा हैविंग के सेंस में। लेकिन अगर आप मैरिड के साथ उस पर्सन को रिफर कर रहे हैं जिस पर्सन के साथ शादी हुई, तो आप विद नहीं टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। यहां पर यही गलती थी 203 का तीसरा। इफ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। देखिए इफ लगा हुआ है, ये जो इफ वर्ड है कंजंक्शन है। अब ये जो इफ कंजंक्शन है या तो ये क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में किसी क्वेश्चन को बताने के लिए, लिखने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इफ कंजंक्शन का यूज करते हैं, जहां पर इफ को वेदर से रिप्लेस भी किया जा सकता है। इफ यूज कर लो या वेदर यूज कर लो इफ को रिप्लेस करके। लेकिन इसके अलावा एक और इस्तेमाल होता है इफ का, जहां पर वो कंजंक्शन होता है और वो होता है कंडीशन बताने के लिए, कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। पहला तो यही हो गया कि क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा कंडीशंस को बताने के लिए। यानी कि इफ कंजंक्शन है और इस कंजंक्शन से जिस क्लोज को जोड़ा गया है, क्या कहा मैंने, इस कंजंक्शन से जिस क्लोज को जोड़ा गया है वो क्या है, कंडीशंस है। क्योंकि इफ कंजंक्शन है तो ये केवल और केवल क्लोज को जोड़ने के लिए तो लगाया जा सकता है। कंजंक्शन का काम क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। पहली बात तो वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं जो वर्ड को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को, तीनों को जोड़ सकते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन केवल और केवल क्लोजेस को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये कैसा कंजंक्शन है, ये तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। इसके द्वारा जो क्लोज जोड़ी जाती है वो मेन क्लोज का हिस्सा ही होती है। और इफ कंजंक्शन के द्वारा, इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा जाता है वो क्लोज क्या होती है, कंडीशन होती है। क्वेश्चन भी हो सकती है लेकिन यहां वो कंटेक्स्ट है नहीं, क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है। तो ये क्या है, कंडीशन लिखी हुई है। तो कंडीशन लिखी हुई है तो ये क्या होना चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। देखिए योर कमिंग, कमिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है और योर लगा है डिटर्मिनर उससे पहले। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले अगर डिटर्मिनर लगा है तो डिटर्मिनर तो नाउन को डिटरमाइन करने के लिए लगाए जाते हैं। डिटर्मिनर तो नाउन से पहले लगे होते हैं, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए लगाए जाते हैं। तो इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को नाउन कंसीडर करना पड़ेगा। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन हो रही है तो इट मीन्स वो जिरेंड हो रही है, कोई बात नहीं। अब चूंकि ये जो कमिंग थी ये तो खुद अपने आप में जिरेंड तो हो गई, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी, जब हमने इससे पहले योर लगा देखा, डिटर्मिनर लगा देखा, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि इसको नाउन की तरह कंसीडर किया जा रहा है, तभी तो इससे पहले योर डिटर्मिनर लगाया गया।
तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म नाउन मतलब जिरेंट तो हो गई, लेकिन है तो वो एक तरह की वर्ब ही, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो उस वर्ब में अपना एट्रीब्यूट है, किस नेचर की वर्ब है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। तो चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत थी नहीं, लगा भी नहीं है। क्या लगा है, होम। ये जो होम वर्ड है ये एडवर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। देखिए अगर नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा होता है यहाँ पर, तो चूंकि कमिंग तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, क्या गलती है अभी बताऊंगा, पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कमिंग तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। आपने कभी कमिंग के बाद या कम के बाद कोई ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ नहीं देखा होगा। और कोई नाउन प्रोनाउन लिखने की जरूरत भी हो तो हमें क्या लगाना पड़ता है, इन लगाना पड़ता है या फ्रॉम लगाना पड़ता है। फ्रॉम ज्यादा देखा होगा आपने। तो अगर होम जैसे कि एडवर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, अभी बता दूंगा तीनों यूसेज इसके। तो होम अगर नाउन की तरह इस्तेमाल होता तो कम, कमिंग, फ्रॉम, होम लिखा होता ना। भाई इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट मतलब किसी नाउन को ले नहीं सकती है। नाउन को अगर लिखना था तो फ्रॉम लगा के लिखते, प्रीपोजिशन लगा के लिखते। तो होम नाउन की तरह तो इस्तेमाल हो नहीं रहा है, फिर तो वो एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। और एडजेक्टिव भी होम, यहाँ एडजेक्टिव भी होम हो जाता है लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। चलो होम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, 2-3 चीज़ें लिख के आपको ध्यान रहेगा। होम से काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। मैंने लिखा होम और मैं कह रहा हूँ ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और क्या ये नाउन भी हो सकता है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा दे वांटेड, ये ऐसे लिख देता हूं, दे वेंट टू देयर होम। एक लिखा मैंने दे वेंट होम और तीसरा आपने लिखा होगा दे प्लेड एट होम ग्राउंड। क्रिकेट में बोल देते हैं ना, होम ग्राउंड बोल देते हैं। तो ग्राउंड क्या हो गया, नाउन, होम हो गया एडजेक्टिव ग्राउंड के लिए। तो होम यहां पर एडजेक्टिव के फंक्शन में है। अब आप इन दोनों सेंटेंस को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने ये दियर लगाया हुआ है, डिटर्मिनर लगाया हुआ है, ये बताने के लिए कि मैं इस होम को नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। भाई अगर डिटर्मिनर लगा हुआ है तो आप होम को नाउन की तरह ही कंसीडर करोगे, नाउन के फंक्शन में है वो, नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच में कंसीडर करके चलोगे, तभी तो डिटर्मिनर लगा पाए आप। तो अगर डिटर्मिनर लगा हुआ है तो होम क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये डिटर्मिनर इसको डिटरमाइन करने के लिए तो अब तो आपको टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपकी जो लिखी हुई है वो नाउन फ्रेज लिखी हुई है और ये जो वर्ब है आपकी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपना ऑब्जेक्ट तो ले नहीं पाएगी, तो टू प्रीपोजिशन लगा के उस ऑब्जेक्ट को, उस नाउन फ्रेज को लिखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन आप अगर इस सेंटेंस में देखेंगे तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है आपकी वेंट और होम यहां पर एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसी मैं लिख सकता था दे वेंट आउटसाइड, ऐसी मैं लिख सकता था दे वेंट अब्रॉड। ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिफर कर जाते हैं। तो होम के फीचर्स है कि वो तीनों पार्ट ऑफ स्पीच में, तीनों फंक्शन में आ सकता है और इस तरह से इस्तेमाल होगा। तो यहां पर भी ध्यान देंगे आप, तो कमिंग के साथ जो होम लगाया बिना प्रीपोजिशन के लगा है तो वो एडवर्ब कंसीडर करके चलेंगे आप, यहां पर गलती नहीं है। टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ है, सॉरी इसको इरेज करता हूं। अब देखिए यहां पर इफ योर कमिंग होम टुमारो, एडवर्ब टाइम लग गया। इसके बाद ये जो यहां से लेट मी नो दैट, लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू, ये यहां से मेन वर्ब से दूसरी क्लोज स्टार्ट हो गई। ठीक है। क्योंकि इस मेन वर्ब से भाई इस मेन वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो अब तो इसको मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाली क्लोज ही कंसीडर करना पड़ेगा। और ये मेन वर्ब से स्टार्ट हो रही है क्लोज, तो ये कैसी क्लोज है, इंपरेटिव क्लोज है। तो यहां से तो आगे को दूसरी क्लोज स्टार्ट हो गई, इंपरेटिव क्लोज है जो कि
उसको अभी ऑब्जर्व कर लेंगे। पहले आप ये तो सोचो कि ये जो इफ आपने लगाया था ये एक कंजंक्शन था, और ये जो क्लोज आपने जोड़ी थी इस कंजंक्शन को लगा के ये कंडीशनल क्लोज थी, कंडीशन हो रही थी। और ये इसको चूंकि कंजंक्शन लगाया गया है तो कंजंक्शन तो केवल क्लोज को जोड़ सकते हैं, और क्लोज तो तभी माना जा सकता है किसी शब्दों के अरेंजमेंट को या कुछ शब्दों के ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को क्लोज तभी माना जा सकता है जब उसमें मेन वर्ब हो। चलो सब्जेक्ट अब्सेंट रह भी सकता है अगर इंपेरेटिव क्लोज है तो, जैसे ये लगी है इसमें लेट से पहले कोई सब्जेक्ट नहीं लगा, लेकिन मेन वर्ब तो जरूर होगी। बिना मेन वर्ब के क्लोज कैसे मान लोगे? अब ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, अब जिसको आपने जिरेंड मान रखा था इसको आपको मेन वर्ब बनाना पड़ेगा। देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैं आपको बता दूं पूरी इंग्लिश ग्रामर में 3 जगह इस्तेमाल होती है। अभी पिछले सेंटेंस में ही मैंने आपको ये बताया था तो दोबारा उतने डिटेल में नहीं बताऊंगा। फिलहाल इतना कहूंगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बन जाती है और उसको कहते हैं जिरेंड, नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन के लिए अगर एडजेक्टिव बन रही हो तो उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह आती है जब वो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है उन 6 टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब आप ये सोचिए कि आपको इस पूरे के पूरे जो शब्दों का अरेंजमेंट लिखा हुआ है इफ यू आर कमिंग होम टुमारो, इसको क्लोज बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने कंजंक्शन लगा रखा है इफ, तो कंजंक्शन के साथ तो क्लोज होनी चाहिए, कंजंक्शन तो क्लोज को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। तो इस वर्ब के आईएनजी फॉर्म को जिसको आपने जिरेंड कंसीडर किया था योर डिटर्मिनर को देख के आपको इसे मेन वर्ब बनाना पड़ेगा, और मेन वर्ब बनाने के लिए आपको इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। आप इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे तो आप ये कह दोगे कि सर बी के साथ, बी की फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। भाई वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए मेन वर्ब बन के आती है तो उसके साथ बी की फॉर्म ही तो लगी रहती है, इज एम आर लगी हुई मिलेगी। प्रेजेंट के केस में हैज बीन, बीन, हैव बीन लगी हुई मिलेगी। बीन को मैं जोर देकर बोल रहा हूं, बीन क्या है? बी की तो फॉर्म है। वाज वर मिलेगा आपको पास्ट के केस में, हैड बीन मिलेगी, फिर से मैं बीन पर जोर दे रहा हूं। तो बीन क्या है? बी की फॉर्म ही तो है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जहां पर भी मेन वर्ब बनकर आती है कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए उन 6 के 6 टेंस में बी की फॉर्म के साथ आती है। तो आपको इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जिसको आपने जिरेंड कंसीडर कर लिया था इस डिटर्मिनर को देखते ही आपको अब इसे मेन वर्ब कंसीडर करना पड़ेगा, मेन वर्ब बनाना पड़ेगा। और मेन वर्ब बनाने के लिए इससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? बी की कोई भी फॉर्म होगी। अब बी की कौन सी फॉर्म लगाएं? इज एम आर लगाएं या वाज वर लगाएं या बीन लगाएं? तो उसमें आपकी हेल्प करेगा ये टुमारो। देखिए टुमारो का मतलब क्या है? फ्यूचर के टाइम को रिफर किया जा रहा है। अब फ्यूचर के टाइम को रिफर करने के लिए हम टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट का, फ्यूचर का टेंस यूज नहीं करते, क्योंकि जो फ्यूचर का टेंस होता है वो विलिंगनेस या इंटेंशन को या प्रोबेबिलिटी को बता देता है कि फ्यूचर में हमारी विलिंगनेस या हमारी इंटेंशन ये है या हमारी इस चीज की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। तो फ्यूचर के टेंस को रिफर करने के लिए हम प्रेजेंट का यूज करते हैं, हम उसको शेड्यूल्ड या प्लान एक्शन बोलते हैं। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे, यानी कि बी की कौन सी फॉर्म को यूज करेंगे? इज को यूज कर सकते हैं, एम को यूज कर सकते हैं, आर को यूज कर सकते हैं। लेकिन उसने हमें यहां पर हिंट दिया हुआ है योर डिटर्मिनर। अब देखिए योर डिटर्मिनर तब ठीक था जब हमने इसको नाउन यानी कि जिरेंड माना हुआ था। अब तो हमने इसको मेन वर्ब बना दिया और हेल्पिंग वर्ब भी हम इन तीनों में से कोई एक छांट ही लेंगे, तो अब इसको डिटर्मिनर कंसीडर नहीं कर सकते। अब हमें यहां पर क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए जो कि इस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाले प्रेडिकेट का सब्जेक्ट बन सकता हो। तो अब उसने योर दिया हुआ है तो योर का यू कर दोगे आप, अपनी तरफ से तो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करोगे नहीं। उसने जिस पर्सन को जिस नंबर को दिया हुआ है उसी पर्सन को उसी नंबर को सब्जेक्ट बना दोगे। तो आप योर डिटर्मिनर केस था, आपने इसका सब्जेक्टिव केस लिख दिया यू, तो यू लिख दिया तो आपको इसके साथ क्या लगाना चाहिए? आर। इस प्रकार से ये हो जाएगा इफ यू आर कमिंग होम टुमारो। मैं दोबारा से इसको इरेज करके यहां पर जगह बनाकर साफ साफ लिख देता हूं कि ये लिखा जाना चाहिए था इफ यू आर कमिंग होम टुमारो। ठीक है,
इसके बाद आपकी ये दूसरी क्लोज दूसरी क्लोज स्टार्ट हो गई। ये हो गई आपकी इतनी कंडीशन कि ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो फिर ये होना चाहिए। अब इंपेरेटिव क्लोज है तो लेट से स्टार्ट हो गई। अब ये जो लेट है यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। इंपेरेटिव क्लोज मेन वर्ब से स्टार्ट हो जाती हैं। अब मेन वर्ब क्या है आपकी, मेन वर्ब है आपकी एक्शन नेचर की वर्ब है, लिंकिंग नेचर की तो है नहीं, एक्शन नेचर की वर्ब है। तो इस एक्शन नेचर की वर्ब में आप देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद उसने ऑब्जेक्ट ले लिया, लेट मी। ये पर्सन इस लेट का ऑब्जेक्ट हो गया। ये नो क्या लगा है, नो लगा हुआ है बेयर इन्फिनेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म कह दीजिए। और ये जो बेयर इन्फिनेटिव है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए लगते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेट मी नो। नो से आगे बात कर लेते हैं। देखिए ये कुछ वर्ब है, मैं यहां पर लिखवा देता हूं, लेट, मेक, बिड, हेल्प, सी, वॉच, हियर, etc। ये अपने बाद ऑब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा ये क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव होगा। ठीक है, और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लेट मी नो, लेट हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट, और नो हो गया ये बेयर इन्फिनेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट, या इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए। या ये क्या काम करेगा, यहां पर आप टू नो यानी कि इन्फिनेटिव ना लगाएं। ठीक है, अब देखिए ये जो नो है भले बेयर इन्फिनेटिव बन गया, नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया, लेकिन ये जो नो है ये भी ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है। तो इस ट्रांजिटिव नेचर का जो एक्शन है ये भी अपना ऑब्जेक्ट लेगा। कहां है इसका ऑब्जेक्ट, इसके आगे तो प्रीपोजिशन लिखी हुई है एट। आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो ये जो नो है भले बेयर इन्फिनेटिव है लेकिन है तो नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब है तो ये तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। कहां है वो ऑब्जेक्ट, आपने एट प्रीपोजिशन लगा रखा है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम में टाइम नाउन है, व्हाट डिटरमिनर है। ये बात तो समझ में आती है कि एट प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है जो कि सही है, लेकिन नो के बाद एक जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। वो ऑब्जेक्ट कहां है, एक्चुअली में ये पूरी क्लोज एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू, ये पूरी की पूरी क्लोज ही उस नो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आप ध्यान दीजिए जरा बात पर, लेट मी नो एक बेयर इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। वो बात समझ में आती है कि इन वर्ब्स के साथ लगाया जाता है, समझा दूंगा किसी लेक्चर में डिटेल में। हालांकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ये खुद 1 घंटा ले लेगा समझने में। फिलहाल अभी इतना समझिए कि नो एक बेयर इन्फिनेटिव है लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती, और वो ऑब्जेक्ट ये पूरी की पूरी क्लोज हो रही है। इसी चीज को तो नो करने की बात की जा रही है, लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। तो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू नो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रही है। अगर ये पूरी क्लोज ऑब्जेक्ट हो रही है तो ये पूरी क्लोज क्या है, नाउन क्लोज कंसीडर की जाएगी। भाई ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, प्रोनाउन का यहाँ स्कोप नहीं तो इसको नाउन ही कंसीडर करना पड़ेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई कि एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू ऑब्जेक्ट हो रही है नो ट्रांजिटिव वर्ब का, यानी कि नाउन क्लोज हो रही है। लेकिन इतनी बात मुझे आप समझाइए कि चलो इफ एक कंजंक्शन था और ये कंजंक्शन लग गया था इस वाली क्लोज को और इस पूरी क्लोज को जोड़ने के लिए। इफ यू आर कमिंग होम टुमारो, मतलब यू आर कमिंग होम टुमारो एक क्लोज हुई और ये पूरी क्लोज हुई लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। इन दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए इफ कंजंक्शन लग गया था। किस किस को, इस वाली को और इस वाली को। ठीक है,
इन दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए एक इफ कंजंक्शन लग गया था कि ये कंडीशन है और ये उसका रिजल्ट होगा। लेकिन यहां पर भी तो इस पूरी क्लोज के अंदर भी तो दो क्लोजेस हैं। लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू में भी तो एक ये इंपेरेटिव क्लोज है और एक ये क्लोज है जो एट से शुरू हो रही है। तो इन दो क्लोजेस को जोड़ने के बाद भी नो के बाद एक कंजंक्शन नहीं होना चाहिए था, वो कंजंक्शन कहां गया? ठीक है भाई, जब मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे मैंने लिखा आई नो दैट यू आर अ लायर। नो क्या है? ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसका ऑब्जेक्ट कहां है? सार ये पूरा का पूरा ही इसका ऑब्जेक्ट है, और चूंकि ऑब्जेक्ट है तो आप इसी को कहोगे नाउन क्लोज। और चूंकि एक क्लोज ये रही क्लोज 1, एक क्लोज ये रही क्लोज 2, तो इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए हमने डैट कंजंक्शन लगाया हुआ है। और डैट कंजंक्शन इसलिए क्योंकि सर किसी मेन क्लोज से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम डैट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने डैट कंजंक्शन लगाया हुआ है। कोई और कंजंक्शन हमने इसलिए नहीं लगाया। ठीक है, ऐसी मैं ये भी लिख सकता हूं, लेट मी नो दैट यू रीच देयर। ठीक है, नो क्या है? ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए था। ये दैट यू रीच देयर, ये जो पूरी क्लोज लिखी हुई है यही है इसकी ऑब्जेक्ट, यानी कि नॉन क्लोज। तो कहने का मतलब ये है कि नो के बाद डैट कंजंक्शन होना चाहिए था, हालांकि वो आपके सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं है। और सेंटेंस फिर भी सही है, वो इसलिए क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ राइटर्स, कुछ ग्रामेरियंस इस डैट को एलिमिनेट करने लगे हैं और ये एक्सेप्टेबल माना जाने लगा है। हालांकि ग्रामर की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करने जैसा ही है। जब आप दो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं तो अब आप इस डैट कंजंक्शन को हटा नहीं सकते। अगर आप हटा रहे हैं तो आप इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही मानेंगे। लेकिन जब बड़े ग्रामेरियन या बड़े राइटर्स इसको मैगजीन्स में लिखने लगते हैं, न्यूज़पेपर में इस तरह की स्ट्रक्चर जगह बनाने लगती हैं, तो ग्रामेरियंस को इसे जस्टिफाई करना पड़ता है। आप ये सोचिए कि आपने इस क्लोज को और इस क्लोज को जोड़ा तो आपने डैट कंजंक्शन लगाया, समझ में आता है। लेकिन फिर आपने क्या लिखा? आई नो यू आर अ लायर। और इस सेंटेंस को भी आप सही कह रहे हैं भाई, दो क्लोज है ना यहाँ पर, आई नो यू आर ए लायर, दो क्लोज है, दोनों क्लोज को जोड़ने वाला कंजंक्शन आप खा गए। और ये सेंटेंस आपको इस तरह से नो के साथ या और भी ये वर्ब होती हैं, आपको कुछ अच्छे न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में मिल जाएंगे। एक्सेप्टेबल है ये। एक्चुअली में जब बड़े राइटर्स इनको न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में लिखने लगते हैं तो ग्रामेरियंस को इन्हें जस्टिफाई करना पड़ता है। लेकिन ग्रामर की फंडामेंटल अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने जैसा है। बट अब ये गलती नहीं मानी जाती है ना। तो आप जो है इस तरह की स्ट्रक्चर कहीं लिखी हुई देखें, ये मैं वर्ब लिखवा देता हूं आपको, जैसे नो है, थिंक, से, फील, इंसिस्ट, हियर, होप, क्लेम, etc। इस और भी हो सकती हैं इस नेचर की, यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड या ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड जो वर्ब हैं उनके साथ इस डैट कंजंक्शन को हटा दिया जाने लगा है। इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन माना जा सकता है। लेकिन चूंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन में इस तरह की स्ट्रक्चर लिखी जा रही हैं और मैं ऑब्जर्व करता हूं तो ये एक्सेप्टेबल मानी जाने लगी हैं और ग्रामेरियंस इनको जस्टिफाई करने लगे हैं कि डैट कंजंक्शन को आप हटा भी दिया तो आपने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की। ठीक है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो लेट मी नो डैट यहां पर लगा होता तो सही था, डैट नहीं लगा है तो भी चलो मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे सोच के चलो, एट प्रीपोजिशन लग गया और इस प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन, यानी कि डिटरमिनर। ये टाइम नाउन लगाया और डिटरमिनर लगाया व्हाट। अब देखिए टाइम को किसी
टाइम के रेस्पेक्ट में अगर ये टाइम में किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करते हैं तो हम एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। यानी कि हमने एडवर्ब ऑफ टाइम से, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये जो एट व्हाट टाइम है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में आ जाती है। एडवर्ब के फंक्शन में मैं इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि ये टाइम बताने के लिए आई है, लिखा है ना एट व्हाट टाइम, तो ये हो गई एडवर्ब टाइम, यानी कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये एडवर्ब टाइम के फंक्शन में है। एडवर्ब टाइम से इस क्लोज को स्टार्ट किया गया, आई लेट मी नो दैट एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। तो एक्सपेक्ट जो थी मेन वर्ब हमारी, उसका टाइम बताने के लिए एट व्हाट टाइम लगाई गई है। व्हाट टाइम ने लिख के किसी और सेंटेंस में, किसी और कंटेक्स्ट में आप ये भी लिख सकते थे, आई कैन एक्सपेक्ट यू एट 9 PM, ये भी लिख सकते थे। बस इन 9 PM की जगह ही व्हाट टाइम लिखा गया है, सेंटेंस को एक इंटेरोगेटरी सेंस दिया गया है। ठीक है, एट प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया, इसका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। ये व्हाट टाइम, टाइम नाउन है, व्हाट डिटरमिनर है। व्हाट के बारे में बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। देखिए हमारा जो काम है, हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपको यहां पर 5 सेंटेंसेस सिखा दिए जाएं और 5 सेंटेंसेस में एरर बता दी जाए। 5 सेंटेंस में, 50 सेंटेंस में एरर बताने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी जो सीधे सीधे एरर बता देती हैं। हालांकि उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो जस्टिफाइबल नहीं होते, बहुत सॉल्यूशन उनके सही भी होते हैं और कुछ सॉल्यूशन जस्टिफाइबल नहीं होते, विवादित होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं, और कई बार तो वो सॉल्यूशन दे ही नहीं पाते हैं, बच्चों को घुमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन 5 सेंटेंस की हेल्प से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दी जाए, आपके दिमाग को, आपकी लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की जाए। तो व्हाट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए व्हाट जो वर्ड है ये डिटर्मिनर भी हो जाता है, प्री डिटर्मिनर भी हो जाता है। क्या होता है प्री डिटर्मिनर, अभी बता दूंगा। और ये प्रोनाउन भी हो जाता है और ये कंजंक्शन भी हो जाता है। जैसे मैंने लिखा है यहां पर सेंटेंस एक, व्हाट टाइम इज इट, इंटेरोगेशन में है, इंटेरोगेटरी सेंस के साथ है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। ठीक है, तो ये टाइम क्या हो गया, नाउन हो गया, व्हाट क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया इस टाइम के लिए। इज यहां पर लिंकिंग वर्ब लग गई और ये सब्जेक्ट हो गया। इसको कॉम्प्लीमेंट कंसीडर कर लो आप। ठीक है, ये चूंकि लिंकिंग वर्ब थी तो इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, हमें शुरू में लिखा है क्योंकि इंटेरोगेटरी सेंस के साथ है। लेकिन व्हाट यहां पर डिटर्मिनर के फंक्शन में है, डिटर्मिनर पार्ट ऑफ स्पीच उसका हो गया। जैसे मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, ये तो आपका फेमस सेंटेंस है जो आपसे पूछा जाता है, किसी भी 4th 5वीं क्लास में आप इसके बारे में सीख लेते हैं। यहाँ पर क्या है सिस्टम, यहाँ पर ये जो व्हाट है ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हो रहा है। भाई हमने इसका फंक्शन देखा तो हमें पता चला कि ये सब्जेक्ट के फंक्शन में है, सब्जेक्ट के फंक्शन में है तो इसको प्रोनाउन कहा जाना चाहिए, और इज लगी है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब और योर नेम हो रहा है इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, और चूंकि व्हाट सब्जेक्ट है तो उसको प्रोनाउन कंसीडर किया जाना चाहिए। ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस लिखा, व्हाट आर यू सेइंग। अब देखिए व्हाट को कुछ भी कहने से पहले जरा देख लो कि वो किस फंक्शन में है। आर तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सेइंग लिखी हुई है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब आपकी एक्शन नेचर की है, एक्शन नेचर में भी ट्रांजिटिव नेचर की है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। कहाँ गया वो ऑब्जेक्ट, अरे उसी ऑब्जेक्ट के बारे में तो हम पूछ रहे हैं व्हाट लगाकर, यानी कि व्हाट ही वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो रहा है व्हाट, तो इसको प्रोनाउन कंसीडर किया जाना चाहिए। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर थी, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा, फिर सब्जेक्ट को लिखा, फिर मेन वर्ब को लिखा। तो इस प्रकार से इन 3 एग्जाम्पल्स में मैंने आपको दिखाया कि यहां पर व्हाट डिटर्मिनर हो रहा है, यहां पर वो सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन हो रहा है, और यहां पर वो ऑब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन हो रहा है। अब मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखूं आपके सामने, आई डोंट हैव व्हाट यू वांट।
इस सेंटेंस को जरा ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे, आई तो प्रोनाउन हो गया यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब लग गया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, डू हेल्पिंग वर्ब नोट एडवर्ब, हैव मेन वर्ब हो गई, एक्शन नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव एक्शन है, तो अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। कहाँ है इसका ऑब्जेक्ट, एक्चुअली में ये पूरे का पूरा ही इसका ऑब्जेक्ट है। हैव का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट यू वांट, आई डोंट हैव व्हाट यू वांट। तो ये व्हाट यू वांट जो पूरी की पूरी क्लोज लिखी हुई है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हैव का मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मतलब ये क्या है, नाउन क्लोज है। अगर ऑब्जेक्ट इसे कह रहे हो आप तो इसको नाउन क्लोज कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ये नाउन क्लोज है यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो अब आप देखेंगे कि ये देखिए व्हाट, व्हाट यहां किस फंक्शन में है, व्हाट यहां पर दो क्लोजेस को सर जोड़ रहा है, तो इसको सर कंजंक्शन कहा जाना चाहिए। ठीक है, कंजंक्शन इसको कंसीडर कर लिया। लेकिन क्या केवल यहां पर ये कंजंक्शन है, आपको एक चीज और ऑब्जर्व करवाता हूं। यू देखिए सब्जेक्ट हो गया, वांट मेन वर्ब हो गई जो कि खुद एक ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है। तो अब इसका ऑब्जेक्ट कहां गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, वांट का ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वांट का ऑब्जेक्ट हो रहा है व्हाट। हाँ, हैव का ऑब्जेक्ट पूरी क्लोज हो रही थी, लेकिन चूंकि वांट भी तो एक ट्रांजिटिव वर्ब थी, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट। यानी कि जब व्हाट ऑब्जेक्ट हो रहा है तो फिर तो इसको प्रोनाउन भी कंसीडर किया जाना चाहिए। यह है व्हाट की खूबसूरती कि वो प्रोनाउन भी बन गया और कंजंक्शन भी बन गया, यहां पर दोनों तरह के फंक्शन में वो आ गया। और जोड़ा किससे गया है, उसको एक नाउन क्लोज को जोड़ा गया है व्हाट लगाकर। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आपने सुना होगा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, कि रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाते हैं उस रिलेटिव क्लोज का, यानी कि उस सबऑर्डिनेट क्लोज का। रिलेटिव प्रोनाउन जब लिखे जाते हैं तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाते हैं उस सबऑर्डिनेट क्लोज का, जिस प्रकार से व्हाट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन गया वांट का। जैसे मैं आपको एक लिख कर दिखाता हूं सेंटेंस यहां पर, जैसे मैंने इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस लिखा, आई डोंट हैव द बुक। यहां पर आप विच लगा लो या डैट लगा लो, दोनों ही लगा सकते हो, विच भी डैट भी। आई डोंट हैव द बुक विच या डैट यू वांट। तो यू क्या है यहां पर, सब्जेक्ट है, वांट क्या है, मेन वर्ब यानी कि ट्रांजिटिव एक्शन है, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, विच या डैट। अब यह विच या डैट लिखा किसके लिए गया है, विच या डैट लिखा गया है इस द बुक के लिए, यानी कि द बुक क्या हो रहा था, एंटीसीडेंट हो रहा था। ये नाउन, और ये नाउन हैव का ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट था द बुक, हैव ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट था द बुक। अब इसी द बुक को वांट ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना था, वो बना नहीं सकते थे, तो रिलेटिव प्रोनाउन लिख के इसके एंटीसीडेंट के मीनिंग को रिलेट कर दिया उस सबऑर्डिनेट क्लोज में, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये खुद ऑब्जेक्ट बन गया इस वांट का। ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन में और व्हाट में, एक व्हाट के फंक्शन में डिफरेंस है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी है। जैसे मैं आपको बता दूं कि व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। व्हाट अगर रिलेटिव प्रोनाउन होता तो अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करता, उससे पहले कोई एंटीसीडेंट लिखा होता, तभी तो हम कह सकते थे उस एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा है सबऑर्डिनेट क्लोज में, और खुद उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो जा रहा है। इससे पहले तो कोई एंटीसीडेंट लिखा हुआ ही नहीं है, इससे पहले तो मेन वर्ब लिखी हुई है। एंटीसीडेंट का मतलब कोई नाउन प्रोनाउन लिखा है क्या जिसके मीनिंग को रिलेट करने के लिए आया हो व्हाट। सॉरी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो व्हाट है ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो रिलेटिव प्रोनाउन ना होते हुए भी, इससे पहले कोई एंटीसीडेंट ना लिखा है तब भी, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाता है सबऑर्डिनेट क्लोज का, और कंजंक्शन भी बन जाता है, और जो क्लोज इससे जोड़कर लिखी जाती है वो नाउन क्लोज होती है। जबकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इनको लिखने के लिए इनसे पहले एंटीसीडेंट चाहिए, क्योंकि उस एंटीसीडेंट के मीनिंग को रिलेट कर पाएंगे सबऑर्डिनेट क्लोज में, तभी तो इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए तो कंजंक्शन तो ये स्वतः ही हो गए, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन होते हुए भी ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो गए इस सबऑर्डिनेट क्लोज का।
और विच या डैट लगाकर या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर जो क्लोज जोड़ी जाती है वो होती है रिलेटिव क्लोज। और ये जो रिलेटिव क्लोज है ये लिखी गई है इस बुक के लिए, और बुक एक नाउन है तो ये पूरी की पूरी क्लोज नाउन के लिए लिखी गई है, इसलिए इसको कंसीडर किया जाना चाहिए एडजेक्टिव क्लोज। ये मैं रिकैप करा देता हूं। देखिए डिफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूं कि व्हाट और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन ना होते हुए भी कंजंक्शन का काम कर देता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है सबऑर्डिनेट क्लोज का। और चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन तो है नहीं तो उससे पहले एंटीसीडेंट लिखने की जरूरत नहीं है। और हो क्या रहा है, वो नाउन क्लोज हो रहा है, हमेशा ही नाउन क्लोज बन पाएगा वो। वही दूसरी ओर है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, जिनको लिखने के लिए हमें एक एंटीसीडेंट चाहिए जिसको रिलेट कर सकें, इसीलिए उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए तो फिर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बन ही जाएंगे। यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट भी बन जाता है लेकिन वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, उससे पहले एंटीसीडेंट नहीं चाहिए। और ये इनको अगर लिखेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन को लिखेंगे तो इनसे पहले एंटीसीडेंट चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये बन जाएंगे। कंजंक्शन तो ये दोनों ही हो जाते हैं, व्हाट भी कंजंक्शन के फंक्शन में आ जाता है और ये भी कंजंक्शन के फंक्शन में आता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन अगर हम लिख रहे हैं तो हम जिसको रिलेटिव क्लोज कह रहे हैं, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी गई है रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट करके, इसको कहते हैं हम एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है, किसी नाउन के बारे में बताने के लिए आई है। ये जो क्लोज लिखी गई है किसी नाउन के बारे में लिखी गई है, इसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लोज। जबकि ये किसी नाउन के बारे में नहीं लिखी गई है, ये तो खुद ऑब्जेक्ट हो रही थी हैव का, तो इसको नाउन क्लोज कहते हैं। तो व्हाट से लिखी जाती है नाउन क्लोज और रिलेटिव प्रोनाउन से लिखी जाती है एडजेक्टिव क्लोज। इतनी बात समझिए आप, क्योंकि ये जो रिलेटिव क्लोज या रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लोजेज लिखी जाती हैं वो एंटीसीडेंट के लिए लिखी जाती हैं, और एंटीसीडेंट कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो नाउन और प्रोनाउन के लिए अगर कोई क्लोज लिखी जा रही है तो एडजेक्टिव क्लोज ही होंगी। अब देखो ये जो डैट है ना, ये जो डैट है, इस डैट से रिलेटिव क्लोज तो लिखी जा सकती है। रिलेटिव क्लोज मतलब एडजेक्टिव क्लोज किसी नाउन प्रोनाउन एंटीसीडेंट के लिए। इस डैट से रिलेटिव क्लोज यानी कि एडजेक्टिव क्लोज तो लिखी ही जा सकती है। डैट से आप नाउन क्लोज भी तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई डोंट नो डैट यू आर सिक। तो अब ये जो डैट लगा है केवल और केवल कंजंक्शन है। अब आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं क्या? हाँ, कह मत देना, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन होता तो रिलेट करने के लिए आता अपने एंटीसीडेंट को उस सबऑर्डिनेट क्लोज में। एंटीसीडेंट तो कोई है ही नहीं, ये तो एक ट्रांजिटिव वर्ब लगी है और इसका ऑब्जेक्ट तो ये पूरा का पूरा हो रहा है, और पूरा का पूरा अगर इसका ऑब्जेक्ट हो रहा है तो ये क्या है? नाउन क्लोज ही है। तो इस डैट कंजंक्शन से नाउन क्लोज भी लिखी जा सकती है और एडजेक्टिव क्लोज भी लिखी जा सकती है। जब डैट कंजंक्शन से आप रिलेटिव क्लोज यानी कि एडजेक्टिव क्लोज लिखेंगे तो उससे पहले एंटीसीडेंट लगा होगा और डैट हो रहा होगा रिलेटिव प्रोनाउन। डैट कंजंक्शन से जब आप एक नाउन क्लोज लिखेंगे तो उस समय डैट सिर्फ और सिर्फ एक कंजंक्शन होगा और उससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं लिखा होगा। बस यार बहुत हो गया भाई, मैं ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक ही बात को घुमा घुमा के तुम्हें समझाया जा रहा हूं ताकि तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाए किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर ये जो क्लोज लगी हुई थी लेट मी नो डैट यहाँ पर होना चाहिए था, बट नहीं लगा तो कोई बात नहीं। एट प्रीपोजिशन लगी है, उसके बाद एट व्हाट टाइम, व्हाट पर हमने काफ़ी बात कर ली है, और उसके बाद तो ये क्लोज लिखी हुई है आपके सामने मेन क्लोज जो डैट कंजंक्शन से जुड़ के बननी चाहिए थी। डैट नहीं लिखा हालांकि वहाँ पर। आई सब्जेक्ट हो गया, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब, एक्सपेक्ट हो गया मेन वर्ब, और मेन वर्ब आपकी ट्रांजिटिव नेचर की है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने। ये हो गया 204। After raising the flag to inaugurate the sports meet, the chairman gave a long speech. ठीक है, आफ्टर क्या है? आफ्टर देखिए प्रीपोजिशन है। कैसे पता चला मुझे प्रीपोजिशन है? क्योंकि मैंने इसका फंक्शन देखा। इसके बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है।
ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्चुअली में आपके सामने लिखी है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर ऑब्जेक्ट हो रही है इस प्रीपोजिशन का, इट मीन्स ये नाउन हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन ही कंसीडर किया जा सकता है, प्रोनाउन भी कंसीडर किया जा सकता है, प्रोनाउन का तो है स्कोप नहीं है, नाउन ही मानना पड़ेगा। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को आप नाउन मानोगे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को अगर आपने नाउन मान लिया तो ये हो गया जिरेंट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन के फंक्शन में होती है, ये नाउन हो जाती है तो उसको जिरेंट कहते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरेंट आ गई, इतनी बात तो सही है, लेकिन मैं इस राइज वर्ब को बताना चाहूँगा, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका मीनिंग जान लेते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये सही लगी है गलत लगी है। देखिए एक वर्ब होती है राइज, एक वर्ब होती है रेज, एक वर्ब होती है अराइज, एक वर्ब होती है अराउज। राइज का मतलब है टू इंक्रीज या टू वेक अप या टू मूव अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना, टू अपवर्ड, टू मूव अपवर्ड्स, टू इंक्रीज या टू वेकअप। इस मीनिंग में राइज वर्ब को यूज किया जाता है, और ये इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, यानी कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा जाएगा। जो रेज है, इस रेज का मतलब होता है टू लिफ्ट, उठाना किसी चीज को, ये यहां पर रखा हुआ है, इसको हमने लिफ्ट कर दिया यानी कि रेज कर दिया, टू लिफ्ट। या टू ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, बच्चों को रेस किया जाता है ना, बच्चों को पाला जाता है, तो टू ब्रिंग अप उस मीनिंग में भी रेज हो जाती है यूज। और ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन लिखा जाना चाहिए, नहीं लिखा है तो गलती होगी, और इसके सामने लिखा हुआ आ गया ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन तो गलती होगी, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अराइज का मतलब होता है टू हैपन, कुछ घटित होना, या टू अकर, OCCUR, और ये होती है इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये हैपनिंग नेचर की या अकरिंग नेचर की जितनी वर्ब होती है ना, ये खुद से होने वाले एक्शन होते हैं, ये सारी की सारी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है। सुन लो, ध्यान से सुन लो, एक एक चीज़ को बड़े गहराई से एनालाइज करके ही इन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। हैपनिंग नेचर की या एक्रिंग नेचर की जो वर्ब होती हैं, ये खुद से होने वाले एक्शन होते हैं, कोई उनको कुछ करता नहीं है, ये खुद से होने वाले एक्शन है, तो इनका जो इफेक्ट है खुद तक ही सीमित रह जाता है, ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए हैपनिंग नेचर की जितनी भी आपको वर्ब मिलेंगी सारी की सारी इंट्रांजिटिव मिलेंगी, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा। अराउज का मतलब है टू प्रोवोक, उकसाना, टू प्रोवोक, ठीक है, टू प्रोवोक सम फीलिंग, सम इमोशंस, ठीक है। तो अराउज ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो अपने बाद ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन लेगी। भाई प्रोवोक करोगे तो किसी चीज़ को ही तो प्रोवोक करोगे, किसी की फीलिंग को अराउज कर दिया, किसी के इंटरेस्ट को अराउज कर दिया, ठीक है। इस मीनिंग में अराउज यूज होता है, उकसाना, टू प्रोवोक। ये 4 वर्ब हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ था वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्रीपोजिशन के बाद चाहिए था ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म को ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, ऑब्जेक्ट कंसीडर किया तो उसको जिरेंड यानी कि नाउन मान लिया, वो बात सही है। लेकिन यहां पर तो लगा हुआ है इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये जो जिरेंड होते हैं, भले ये नाउन के फंक्शन में आ गए, लेकिन होते तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, वर्ब होते हैं। वर्ब होते हैं तो अपने वर्ब के एट्रीब्यूट को कैरी करके चलेंगे। वर्ब का एट्रीब्यूट देखा तो हमने देखा यहाँ पर कि राइजिंग तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, लेकिन हमें मीनिंग और सिंटेक्स के हिसाब से तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब चाहिए। क्यों चाहिए ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब? क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट यानी कि एक नाउन लिखा हुआ है, तो राइजिंग नहीं होना चाहिए, फिर तो कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन चारों वर्ब में से छाट के बता दोगे क्या? टू लिफ्ट के मीनिंग में आना चाहिए, यानी कि रेज आना चाहिए। फ्लैग को क्या किया? रेज किया, लिफ्ट किया ऊपर की ओर, ठीक है। तो वापस जरा यहां पर सेंटेंस पर आओ, ध्यान से देखो कि यहां पर राइजिंग की जगह रेजिंग नहीं लगना चाहिए था, यहां पर यूज होना चाहिए था रेजिंग आफ्टर लिफ्टिंग द फ्लैग। रेज ही तो क्या आता है फ्लैग को, फ्लैग नीचे होता है, उसको रेज करके सीधे खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर रेजिंग द फ्लैग, रेजिंग ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, जिरेंड हो गई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई आफ्टर प्रीपोजिशन के लिए, और रेजिंग ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया द फ्लैग।
टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट, टू इनॉग्रेट, टू प्लस V1 यानी कि क्या लग रहा है, इन्फिनेटिव लग रहा है, इन्फिनेटिव लग रहा है यहां पर। टू इतना ही देखते हैं, अभी इनॉग्रेट तक देखते हैं। टू इनऑगुरेट इन्फिनेटिव लग रहा है, टू प्लस V1 लग रहा है। अब इन्फिनेटिव के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इन्फिनेटिव नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं। नाउन ये तब होंगे जब सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में हो। तो क्या टू इनॉग्रेट यहां पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट होता तो इससे पहले लिंकिंग वर्ब लगी होती, कहां लगी है, एक नाउन फ्रेज द फ्लैग लगी हुई है, तो कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं। ऑब्जेक्ट होता तो इससे पहले कोई प्रीपोजिशन होती या ट्रांजिटिव वर्ब होती, वो भी नहीं लगी। द फ्लैग एक खुद ऑब्जेक्ट हो रहा है रेजिंग वर्ब का, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है। सब्जेक्ट होता तो इसके बाद इसका प्रेडिकेट आ जाता, मेन वर्ब आ जाती, वो भी नहीं है। तो सब्जेक्ट नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा, कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इट्स मीन्स ये नाउन ही नहीं है। क्या ये एडजेक्टिव हो सकता है? देखिए, एडजेक्टिव कोई भी वर्ड इंग्लिश में या कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लोज इंग्लिश में तब कही जाती है जब वो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई हो या नाउन का कॉम्प्लीमेंट बन के आई हो। तो यहां पर ये टू इनॉग्रेट को किसी नाउन के लिए आया हुआ माना जा सकता है। कौन सा नाउन लिखा है इससे पहले? फ्लैग लिखा हुआ है। तो टू इनॉग्रेट क्या फ्लैग के लिए आई है? क्या फ्लैग ने इनॉग्रेट किया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। टू इनॉग्रेट जो इन्फिनेटिव लगाया गया है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब लगी है, ये फ्लैग के लिए नहीं आई है, उसके मीनिंग से ऐड ही नहीं हो रही है। तो इसका मतलब एडजेक्टिव भी नहीं है, एडवर्ब है कि नहीं? देखिए, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्ट्रक्चर में, पूरी इंग्लिश ग्रामर में किसी भी वर्ड, फ्रेज या क्लोज को एडवर्ब तभी कहा जा सकता है जब वो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आई हो। तो ये जो टू इनॉग्रेट है, इसको किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए आया हुआ माना जा सकता है। सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब तो अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, एक वर्ब है, जो वो वर्ब जो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि जेरेंड हो रही थी। भले ही वो जेरेंड हो रही थी, लेकिन मूल रूप से तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वर्ब होने के एट्रीब्यूट की वजह से उसने अपने बाद ऑब्जेक्ट भी लिया था, द फ्लैग को। ठीक है, तो ये टू इनॉग्रेट उस वर्ब के लिए आई हुई मानी जा सकती है। क्या? आफ्टर रेजिंग द फ्लैग टू इनॉग्रेट द स्पीड्स, बिल्कुल कहा जा सकता है कि उस रेज का, उस रेज का, वो जो रेज वर्ब थी, उसमें जो एक्शन था, उस एक्शन का रीजन या पर्पस बताने के लिए इस इन्फिनेटिव को लगाया गया है। तो टू प्लस V1 इन्फिनेटिव को कहा जा सकता है एडवर्ब ऑफ रीजन। फ्लैग को रेज करने का रीजन क्या था? टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन कंसीडर किया जा सकता है इस सिचुएशन में इन्फिनेटिव को। कहा जा सकता है उस रेज वर्ब का रीजन या उसका पर्पस बताने के लिए इन्फिनेटिव लगाया गया है। तो टू प्लस V1 क्या हो गया? यहां पर एडवर्ब हो गया। अब देखिए, एडवर्ब के फंक्शन में आ तो गया, क्योंकि रेज वर्ब का रीजन बता रहा है, उसके रीजन को या पर्पस को रेफर कर रहा है। लेकिन ये जो टू इनॉग्रेट में जो इनॉग्रेट है ना, ये वर्ब है, और वैसे भी इन्फिनेटिव तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहे जाते हैं। बन तो गया एडवर्ब, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब के एट्रीब्यूट को कैरी करके चलेगा। तो चूंकि वर्ब है, तो ये इनॉग्रेट, ये है इसका वर्ब वाला पार्ट। इसको जरा ध्यान से देखो, ये अगर वर्ब है तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि ये लिंकिंग नेचर की है, एक्शन नेचर की है। लिंकिंग तो ये है नहीं, एक्शन नेचर की है, क्योंकि एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। भाई, मीनिंग से पता चलना चाहिए ना, वर्ब के मीनिंग से पता चलना चाहिए, उसके सिंटैक्स से, उसके सिमेंटिक्स से, उसके फंक्शन से, उसके मीनिंग से पता चलना चाहिए कि वो लिंकिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब है तो एक एक्टिविटी है इनॉग्रेट करना। तो एक्शन नेचर की वर्ब है, तो अब ये पता चलना चाहिए कि ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है या इंट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है। ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, यानी कि नाउन फ्रेज को लेगा, या प्रोनाउन भी ले सकता है। इंट्रांजिटिव है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो क्या लिखा हुआ है इसके बाद? इनॉग्रेट्स के बाद द स्पोर्ट्स मीट लिखा हुआ है, मतलब संभवतः ही इसको ट्रांजिटिव वर्ब की तरह कंसीडर किया जाता होगा। चलो ठीक है, इनॉग्रेट ऐसी वर्ब है जिसका मीनिंग हमें नहीं पता, वैसे तो सबको इसका मीनिंग पता है, शुभारंभ करना, इस टाइप का कुछ मीनिंग होता होगा इसका। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसीलिए तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट? द स्पोर्ट्स मीट। मीट नाउन हो गया और स्पोर्ट्स एडजेक्टिव, और द उसके लिए आर्टिकल यानी कि डिटर्मिनर हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया द स्पोर्ट्स मीट, ये नाउन फ्रेज। कोमा लगा हुआ है यहां पर, कोमे से इस फ्रेज को अलग कर दिया गया। आफ्टर के बाद देखिए, जो आफ्टर है ये एक्चुअली में प्रीपोजिशन भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है।
लेकिन यहाँ तो प्रीपोजिशन के फंक्शन में था, कंजंक्शन तो यहाँ हो नहीं रहा था, तो इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को प्रीपोजिशनल फ्रेज ही कहेंगे पूरी को। आफ्टर रेजिंग द फ्लैग टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट, इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को कॉमा से अलग कर दिया गया। उसके बाद लिखा गया द चेयरमैन को, चेयरमैन नाउन है, द हो गया आर्टिकल। अब ये जो नाउन फ्रेज लिखी हुई है द चेयरमैन, इसको आप सब्जेक्ट कंसीडर करोगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट? देखिए ऑब्जेक्ट कंसीडर कर नहीं सकते इसको, क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट ही कंसीडर करोगे, सब्जेक्ट है, उसके बाद होगी इसकी मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है। अब ये जो गेव है एक एक्शन नेचर की वर्ब है, एक्शन नेचर में भी ये कैसी है? ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। स्पीच नाउन हो गई, लॉन्ग हो गया एडजेक्टिव, ए हो गया आर्टिकल। अ लॉन्ग स्पीच। ये हो गए 205 सेंटेंसेस आपके। इसी तरह से जो है आपको अपनी अप्रोच को रखना है प्रैक्टिस के दौरान। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। धन्यवाद।